नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं गणित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह से एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। तो एक शब्द एक वाक्य का जो हमारा पहला प्रश्न है, किस चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयत व वर्ग। तो आयत और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हम आपसे इस प्रकार के 5 प्रश्नों का चयन करके लाए हैं जो महत्वपूर्ण हैं और पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें और प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे समझाया भी जाएगा आपको, जो समझाने लायक है। समान भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज को क्या कहते हैं? तो समान भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज दूसरे की बात कर रहे हैं, तो ऐसी चतुर्भुज को कहेंगे हम समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है? तो जो वृत्त की बराबर जीवाएं होती है वो केंद्र पर समान या बराबर कोण अंतरित करती है, समान कोण अंतरित करती है। स्थिर बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं? तो जो स्थिर बिंदु है उसे वृत्त का कहते हैं केंद्रक कहते हैं, केंद्र कहते हैं। एक ही बात है, जैसा भी आप लिख सकते हैं, केंद्र भी लिख सकते हैं, केंद्रक भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार वर्ग 80 100 का परास क्या होगा? तो 80 100 का परास निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो उच्च सीमा 100 है इसमें से माइनस कर देंगे, निम्न सीमा को 80 को घटा देंगे, तो इसका जो उत्तर है प्राप्त हो जाएगा 20। इसलिए इसका परास जो है हो जाएगा वो हो जाएगा 20। किसी घटना के घटित होने की संभावना का परिणाम बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो उसे हम ये प्रायिकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वो प्रायिकता कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360, पहले वाले प्रश्न की यदि हम बात करें। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल का परिमाण क्या कहलाता है? तो उस आकृति का क्षेत्रफल, उस आकृति का क्या कहलाता है? वो क्षेत्रफल कहलाता है। इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप लिख देंगे कि क्षेत्रफल, तो भी वो सही हो जाएगा। ठीक है। फिर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है वृत्त का व्यास। इसी प्रकार वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है? तो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर एक समान कोण अंतरित करती है, समान कोण अंतरित करती है। इसी प्रकार वह समांतर षटफलक जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग हो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है घन। आंकड़े 3 3 2 3 4 का बहुलक क्या होगा? देखिए यहाँ पर 2 आया है, 3 आया है और 4 आया है। अब आप हमको ये देखना है कि 2 कितनी बार आया है? तो 2 एक बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 3 3 बार आया है और 4 एक बार आया है। चूंकि यहाँ पर 3 जो है वो सर्वाधिक बार आया है, तो इसका जो बहुलक होगा वो होगा 3। हम लिख देंगे अतः बहुलक बराबर 3। इस तरह से फिर हम देखें किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता का मान क्या होता है? तो किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता का जो मान होता है वो होता है 1। अगले पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो बड़ा ही सरल प्रश्न है, चाहे कोई सा भी चतुर्भुज हो। चलिए एक आकृति बना लेते हैं। ये हमारा ए, ये बी, सी और चलिए मान लीजिए कि ये हमारा डी है। तो ये जो हमारा ए है ये हमारा एक शीर्ष, दूसरा बी, दूसरा तीसरा सी और चौथा डी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 शीर्ष होते हैं। तो पहले का उत्तर हो जाएगा कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। फिर एक सरल बंद आकृति द्वारा घेरा गया तल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है तलीय क्षेत्र, तलीय क्षेत्र कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास, देखिए कई बार इसको रिपीट किया जा रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास और व्यास का आधा त्रिज्या, इस तरह से हम लिख सकते हैं। या अगला हमारा देखें, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में कैसी होती है? तो वो समान होती है। समदूरस्थ जीवाएं जो होती है वो परस्पर समान होती हैं, समान लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। इसके बाद में वह समांतर षटफलक जिसका प्रत्येक फलक आयत हो तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है घनाभ, वो घनाभ कहलाता है।
इस प्रकार प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसके माध्य की यदि बात करें तो माध्य बराबर 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, इनको सभी को हमको जोड़ना है और कुल संख्या कितनी है 5 है, तो इनको जोड़ करके बटे में 5 कर देंगे। अब आप जोड़िए तो 1 2 3 हो गए, ये आपके 6 हो गए, 6 4 10 और कुल मिला करके कितना हो गए 15 हो गए। 15 में 5 का लगाएंगे भाग तो इसका उत्तर में प्राप्त हो जाएगा 3। मतलब प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होगा वो कितना होगा 3 होगा। इसके बाद में 7वां प्रश्न है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे पासे की कुल संभावना। इसको हल करके देखें यदि तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर NS बराबर हमें प्राप्त होता है 6। अब अभाज्य संख्या की घटना मान लेते हैं, यदि A है तो अभाज्य संख्या निकालें तो अभाज्य संख्या हमारी 2 3 और 5 है। इनमें 1 2 3 4 5 6 में 2 3 और 5 हमारी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो नंबर ऑफ A हमें मिलेगा, कितनी संख्याएं हो गई 2 3 5, मतलब 3 अंक हो गए, यहाँ पर 3 संख्याएं हो गई। अब हम देखें कि प्रायिकता, तो प्रायिकता का जो मान होगा वो P बराबर NA बटे NS, सूत्र लिख देते हैं पहले। अब NA का मान है हमारा 3 और 3 के बटे में 6। अब 3 बटे 6 को काटेंगे तो ये कटेगा 1/2 बार। इस प्रकार से 1/2 इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, a की घात 0 का मान लिखिए, पहला वाला। तो यहाँ घातांक का नियम कहता है जब किसी चर पद की घात 0 हो या अचर पद की घात भी 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो पहले वाले का उत्तर हो जाएगा 1। फिर हमारा है यूक्लिड की एक अभिधारणा लिखिए। तो यूक्लिड की जो अभिधारणा की बात करें तो इसमें लिखता हूँ, आप दूसरे का उत्तर है, एक बिंदु से अन्य बिंदु, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा 2x + 3y = 12 में कितने अचर हैं। तो 2x + 3y में जो अचर कितने हैं यहाँ पे देख सकते हैं हम, तो यहाँ पर 2 अचर हैं, 2। फिर हमारा हो जाएगा सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। तो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण कहलाता है बहुलक। इसके बाद में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो जाएगा 360। अंतिम जो हमारा एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न की यदि हम बात करें तो हमें दिया गया है पहले प्रश्न में 2 + x² + x में x की घात 2 का गुणांक। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ x की घात 2 के गुणा में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि इसमें x की घात 2 का गुणांक 1 होगा। अगला है रेखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात कितनी होती है। तो रेखिक समीकरण का मतलब वो होता है वह समीकरण जिसमें चर पद की एक घात हो। परिभाषा से ही स्पष्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे उसकी उच्चतम घात जो होगी वो 1 होती है। फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr और कोष्टक में r + h, जहाँ r क्या है तो r बेलन के आधार की त्रिज्या है और h बेलन की जो है ऊंचाई है। इसे इस प्रकार से देखा जाता है कि बेलन इस प्रकार का होता है हमारा ये, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये h हो जाती है, और ये जो बेलन का व्यास इसका आधा हम करें तो ये आधार जो है इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, ये आधी जो दूरी होगी ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी, इस तरह से। फिर हम देखें चौथा, किसी घटना को घटित होने की संभावनाओं के परिमाण को क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रायिकता, वो प्रायिकता कहलाता है। इसके बाद में 1 3 4 4 का समांतर माध्य होगा। तो आइए समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 3 + 4 + 4 और कुल आंकड़े कितने हैं 4 है, क्योंकि समांतर माध्य का सूत्र है दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4 8 और 4 12, तो 12/4 कर देंगे, 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। इस तरह से 1 3 4 4 का समांतर माध्य 3 होगा।
तो साथियों इस प्रकार से एक शब्द एक वाक्य के प्रश्नों के का ये अंतिम प्रश्न था। इसके बाद अगले भाग में हम सत्य सत्य वाले प्रश्नों की चर्चा आपसे करेंगे। आप चैनल पर आए, आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।